जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज एक बार फिर से मेरे साथ मोनिका जी हैं और पिछले कुछ दिनों से हम लोग साथ में वीडियोस बना रहे हैं। और आपका परिचय ये है कि सबसे पहले तो आप मेरी धर्मपत्नी हैं ये और आप बता चुके हैं पहले भी। और दूसरा ये है कि शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ CBSE स्कूल इन पंजाब, क्वाइट रेप्यूटेड गुड स्कूल। तो एंड वी हैव बीन इनटू एजुकेशन फॉर द लास्ट 35 इयर्स। हम पिछले 35 सालों से शिक्षा के आई क्षेत्र में काम कर स्टार्टेड रहे हैं ऑन 25 जून 1991। और 1991 से हमने बच्चों के साथ और ग्रास रूट लेवल पे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और हमने अपना करियर जो है एक बहुत ही रिमोट गांव में पेड़ों के नीचे बच्चे हम पढ़ाया करते थे। मतलब वहाँ से हमने अपना करियर स्टार्ट किया था एजुकेशन में। आज का मुद्दा क्या है? विषय यह है कि कल एक बड़ा ही दुखदाई समाचार पढ़ने को मिला कि तमिलनाडु में चेन्नई में एक बच्चे ने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उसने वो जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है ना, नीट के 2 अटेम्प्ट दिए थे और वो दोनों अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया। और अदरवाइज ही वाज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल एंड ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। तो उसके बाद अगले दिन सुबह उसके पिता ने भी जो है अपने बच्चे के वियोग में या जो भी था, ही कुड नॉट बियर द लॉस। तो इसके अलावा कल ही एक और समाचार मिला कि आज तक के एडिटर थे, वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्रिलियंट बॉय। मैंने फेसबुक पे देखा। हाँ, फेसबुक पे उनका हमें मिला। उन्होंने भी दिल्ली में जो है ये ऐसा ही एक कदम उठा लिया। मैं जानबूझ के टर्म यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यूट्यूब जो है ना, उसका एल्गोरिदम जो है वो उसका AI इस टर्म से पता नहीं उसको क्या दिक्कत है कि वो पोस्ट वीडियो की रीच भी घटा देता है। और खैर छोड़िए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो समाज की जो सोच है और इस पे हम लोग क्या सोचते हैं, आखिर ये सोच कहाँ से डेवलप होती है कि यदि हम कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगर वो नहीं हम अचीव कर पाते हैं तो अपनी जान ले लेना, या मान लीजिए भाई जीवन में समस्याएं तो हर जगह आएंगी, बिल्कुल जीवन पल नाम पल पे ही। आएंगी, पल पल पे आएंगी। और तो आज के डिस्कशन में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यंग बच्चों के साथ, महत्वाकांक्षी बच्चों के साथ एक महत्वाकांक्षी समाज में काम कर रही हैं पंजाब जैसी सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो आपका टेक क्या है इस घटना पे? प्लीज ये माइक अपने पास रखिए। मैंने ये नहीं सुना अभी कि ऐसा कुछ किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मतलब मैंने सुबह से अभी देखा नहीं है। और ये तो आपने 2 दिन पुरानी घटना है, चेन्नई की अच्छा है। अच्छा। और फिर पहले बच्चे ने अपनी जान ले ली और फिर अगले दिन फादर ने ले ली। फादर का तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उन्होंने इसलिए ले ली होगी, उनको लगा होगा कि मेरा तो माँ बाप अक्सर जो है बच्चों के लॉस के बाद जो है कि अगर बच्चे नहीं रहे तो जीने का पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा हुआ होगा पिता के लिए। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि उन्होंने अपनी जान इसलिए ले ली। बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और अपनी जान ले ली, ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। बच्चा रहा होगा 17-18 साल का, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 17-18 साल की उम्र होती है। 18-19 साल। हाँ, बहुत होगा, यही होगा। हम्म। तो इसका मतलब बच्चा जो है वो, मैंने कहा ना उस दिन भी, मैंने आपको वीडियो में कहा था कि बच्चे प्रेशर में हैं। जब आजमगढ़ वाली बिटिया की बात हुई कि उसने अपनी जान ले ली, तो तब भी मैंने कहा था कि कोई मरना नहीं चाहता। बच्चे प्रेशर में हैं और वो प्रेशर हमें लगता है कि हम नहीं दे रहे उनको, पर हमारी बातचीत जो है
वो कन्वे कर देती है। जब हम घर में अमूमन बैठ के किसी के साथ बात कर रहे हैं, चाहे पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, चाहे अपने भाई बहनों के साथ कर रहे हैं, कोई गेस्ट आया उसके साथ भी अगर हम बात कर रहे हैं ना किसी मुद्दे पे, वहां से भी बच्चे निकाल लेते हैं कि अच्छा मेरे पिता मेरी माता जो है मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, मुझे मतलब तो ये नहीं, हासिल करना है। नॉट ओनली फैमिली, आई थिंक सोसाइटी का कलेक्टिव प्रेशर, पूरी सोसाइटी का, कोई पूरे माँ समाज बाप, का। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहता। अनजाने में वो ऐसी बातें कह जाता है कि बच्चे जो है वो दिल को ले लेते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये करके दिखाना है, नहीं तो मैं तो एक फेलियर हूँ। अनजाने में माँ बाप अनजाने में कहते हैं, वो जानबूझ के कोई नहीं कहता। बातों बातों में मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि जब घर में बात हो रही होती है ना, मेरे यहाँ स्पेशल बच्चे भी हैं, तो मैं उन पेरेंट्स से बात करती हूँ कि आप इसके सामने क्या बातें करते हो। तो वो कहते हैं कि हमारी डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं और वो हमें कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं, आपने कंपैरिजन वाली बात नहीं कर लेनी। पर आम घरों में क्या होता है, अगर हमारे घर में जॉइंट फैमिली है या वैसे भी दो बच्चे अगर हैं या हमारा अकेला एक बच्चा है, तो हम कहते हैं कि अरे वो फलाने जो है ना उनका लड़का जो है ना वो ये कर गया, अरे फलाने की लड़की की शादी वहां पे तय हो गई, अरे क्या बात, उनको क्या दूल्हा मिल गया। अब यहाँ पे अगर आपकी बिटिया है या आपका बेटा है, वो इसको अपने ऊपर लेता है, हाँ, वो इसको अपने ऊपर ले जाता है कि अच्छा वो उनकी बेटी की शादी एक सीए से हो गई है, एक उससे हो गई है, और मेरी शादी कहीं अच्छी जगह नहीं हो रही है, तो इसका प्रेशर बेटी ले लेती है। बेटा इस बात का प्रेशर ले लिया, अच्छा उनका लड़का क्लियर कर गया, उनका लड़का क्लियर कर गया, मेरा, जबकि पिता ने या माँ ने कहा नहीं कि तुम क्लियर करोगे कि नहीं करोगे, पर बच्चा प्रेशर ले जाता है क्योंकि चारों तरफ जो है ना एक वो आगे बढ़ने की होड़, हाय ये लेना है, हाय ये हासिल करना है, बस जल्दी से जो है एक बढ़िया नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, भाई नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या दुनिया समाप्त हो गई? मैंने कहा ना कि माँ बाप जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है कहीं फेल हो। वो अपना दम खम, अपना पैसा, अपनी मेहनत, दिन रात वो इसी चीज में लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे सफल हों। वो हर हर प्रयास करते हैं। नहीं, पर सफलता का पैमाना सिर्फ नीट को ही, या मतलब जो समाज या जो परिवार, जो पेरेंट ये सोचता है कि सफलता का पैमाना सिर्फ यही एक रह गया है। देखिए हर हर माँ बाप जो है ना, उन्होंने कुछ सोच रखा होता है अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। बचपन से जब से वो छोटी सी है या वो छोटा सा है तब से वो सोच लेते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको लगता है मेरा बच्चा भी मेरे से बड़ा डॉक्टर बनेगा, हमारा बड़ा अस्पताल होगा। अगर अब जैसे मैं आपकी बात करती हूँ, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, वो सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा जो है पहलवान बनेगा या मेरे से बड़ा जो है वो बड़ी पोस्ट पे जाएगा। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको लगता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा या मेरी बेटी मेरे जैसा बनेगी। न- सबकी ना अपनी एक फिक्स होती है, बचपन से नहीं, सोचते हैं ऐसा। पर सोसाइटी या पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ एस्पायर कर रहे हैं उसमें सक्सेस रेट क्या है। नहीं, आज नीट, जेई नहीं या सोचते। यूपीएससी या नहीं, इस टाइप के क्यों उन नहीं सोचते? उनको लगता है मेरा बेटा कर लेगा, मेरी बेटी कर लेगी, नहीं, 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 एक क्योंकि बार मैं इसको अच्छे से अच्छी मैं कोचिंग मैं सेंटर में भेज मैं रहा हूँ। आज मैं आपको अपने दर्शकों से ये एड्रेस कर रहा हूँ कि आज 10-15 लाख स्टूडेंट्स नीट और 10-15 लाख स्टूडेंट्स जेईई का सपना देख रहे हैं, उसके हम्म, लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह लाखों एस्पायरेंट्स होते हैं यूपीएससी के, हम्म, और वो 1,800 सीटें होती हैं। भाई नीट और जेई में कुछ चंद हज़ार होती हैं, 10-20 हज़ार। हम्म, तो इसका मतलब 99% से ज़्यादा लोगों को तो इस परीक्षा में फेल होना है। हाँ, नहीं नहीं क्लियर तो होंगे। एक बार मेरे साथ एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आया था काउंसलिंग के लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो प्लान बी तैयार रखो। हाँ, ये एकदम आपकी सही बात है। मैं आपको बताऊं, वो जो कार्तिक राजाराम वाला केस, मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे आज से करीब 10-12 साल पहले। हम्म, इनफैक्ट वो अपने ब्लॉग पे लिखी थी मैंने। कार्तिक राजाराम का वो जो केस था कि वो ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी चेन्नई, हम्म, देन ही वेंट टू यूएस। वहाँ पे उन्होंने अपनी एमटेक पीएचडी किया, और ही बिकेम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल देयर।
और ही हैड सेटल्ड इन यूएसए, वो यूएसए में ही सेटल हो गए थे। फिर रिसेशन में उनकी नौकरी चली गई, और जब नौकरी चली गई तो वो बहुत बड़े पैकेज पे जॉब करते थे। फिर जब वो उस लेवल की उनको नौकरी नहीं मिली और वो बेरोजगार हो गए, और उस नौकरी के बल पे उन्होंने वो सी फेसिंग कोई बहुत बड़ा ड्यूप्लेक्स फ्लैट में, वो 5 बेडरूम हाउस में रहते थे यूएस में। बच्चे थे, पत्नी बच्चे थी। थे, पत्नी थी, उनकी सास थी। तो फिर फाइनली जब वो उनको नौकरी नहीं मिली और घर के मॉर्टगेज के कारण वो घर भी जाने लगा, और उन्होंने अपनी वो पेटी जॉब, तो मतलब पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाली नौकरी तक उन्होंने ट्राई की। फिर जब वो उस लेवल से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर अंत में उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मतलब ये कदम उठा लिया था। तो मैंने, पूरा परिवार ही शायद हाँ पूरा, खत्म अपनी हो गया अपनी था। सास, पत्नी और 3 बच्चे। खुद ही जो है डिसाइड किया हाँ, कि हम अब नहीं और रहेंगे। उन्होंने जब जो आखिरी पत्र लिखा था ना, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा कि हमने, हमारी पूरी फैमिली ने, इवन बच्चों ने बैठ के डिसाइड किया कि हमारे सामने रास्ता क्या है। तो अंत में हमने डिसाइड किया कि यही एकमात्र और सबसे अच्छा विकल्प है जो हम करने जा रहे हैं, और आज के बाद हमारे जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। हाँ, हम अपनी जान दे देंगे तो तो हमारी समस्या रहेगी नहीं तो कोई। जब ये घटना सामने आई, उस व्यक्ति का नाम था कार्तिक राजाराम। आप गूगल पे सर्च गूगल पे करते हैं, मिल जाएगा। मेरी वो पोस्ट तो खैर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, इतनी ज़्यादा। उसको तो मुझे एक बार बताया कि शायद आईआईटी दिल्ली में किसी फंक्शन में किसी स्टूडेंट ने वो पोस्ट पढ़ के सुनाई थी, और आज भी वो यूट्यूब पे, मिल फेसबुक जाएगी, पे, मिल जाएगी। गूगल पे ना बहुत मिल ज़्यादा जाएगी। ऐसे वायरल रहती है, हमेशा वायरल रहती है। बड़ा सेंसिटिव तो था वो। उसमें मैंने इस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है। तो उस स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि वो 10वीं का टॉपर, 12वीं का टॉपर, हाँ। फिर आईआईटी चेन्नई का स्टूडेंट, उसके बाद अगेन ही केम टू यूएस एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। उसने अपने जीवन में कभी फेलियर चखा ही नहीं था। तो he knew how to handle success, but he was not trained to handle failure. सफलता से कैसे डील करना है ये तो उसको पता था, परंतु फेलियर से कैसे डील करना है, उसको कैसे यदि फेस जीवन करना है। में असफलता कभी मिले तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसका उसको कोई अनुभव ही नहीं था। और जब जीवन में पहली बार संघर्ष आया, जब जीवन में पहली बार असफलता से पाला पड़ा, तो पूरा परिवार जो है, क्योंकि उस परिवार ने कभी अभाव, कभी संघर्ष, कभी असफलता देखी ही नहीं थी, एक्सपीरियंस जब पहली बार देखी तो तुरंत सरेंडर कर दिया, सरेंडर करके तो हार गए। तो अब मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो आई नेवर डिस्कस ओनली द प्रॉब्लम, मैं सिर्फ समस्या पे विचार नहीं करता, मैं हमेशा डिस्कस, मेरा फोकस रहता है सोल्यूशन क्या है। तो उस पोस्ट में मैंने ये लिखा था कि बच्चे को असफलता हैंडल करनी सिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को ये सिखाइए कि असफलता भी जीवन में बहुत जरूरी है। यदि आप असफल होना नहीं सीखेंगे तो जीवन में सफल हो नहीं सकते। असफलता फेस किए बिना जो सफलता हासिल होती है वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग नहीं होती। इसीलिए गिर गिर के उठना, बार बार हार के जीतना सिखाना पड़ता है। अब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है ना, इसमें बच्चे का संघर्ष करने का जो एक स्वाभाविक, उसको अपने बहन भाइयों के साथ भी तो सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वो बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे भाई बहन भी आपस में अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी होंद के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक छोटा भाई जो होता है, छोटी बहन जो होती है, वो बड़ी, चूंकि उससे बड़ी है 5 साल, फिजिकली स्ट्रांग है, सक्षम है, तो उसके साथ बकायदा अपने हक के लिए लड़ती है। आप हमारे छोटी और नूरी को देख लीजिए, मिट्ठू को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए। हाँ, तो
जब से ये अच्छा, जॉइंट फैमिली में तो और ज्यादा बच्चे होते थे, हाँ, तो सिंगल सिंगल पेरेंट, सिंगल एक माता पिता वाली फैमिली, अकेला एक बच्चा जिसने कभी किसी चीज के साथ, कभी किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं की, नहीं की। कभी उसको किसी चीज के लिए कोई अभाव नहीं झेलना पड़ा, कभी उसने संघर्ष नहीं किया बचपन से लेकर बड़ा होने तक। इसलिए बड़ा होकर 12वीं क्लास के बाद जब जीवन में पहली बार उसको संघर्ष हुआ, उसको सफलता हुई, जब उसको पता लगा कि अरे यार, ये जीवन उतना फूलों की सेज है नहीं जितना मैं आज तक सोचता आया हूँ, नहीं, वो जितना उसके मेरे लिए पेरेंट्स ने शॉकिंग मुझे हो बना गया। के दी है, हाँ, शॉकिंग था। तो वो पहली ही असफलता को हैंडल नहीं कर पाता। नहीं कर- और देखिए, ये एक तो फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा, एक तो ना सबसे पहले अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डालिए। हाँ, जब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, मतलब बच्चा जब वो स्पोर्ट्स करता है जिसमें वो मैच में हारता है, जीतता है, हारता है, तो जब वो हारता है हाँ, उस दिन तो मूड थोड़ा खराब तो होगा। नहीं नहीं, उसको समझ में आता है कि यार, ये हाँ, हारना जीतना तो रोज का विषय है। वो जब पहली बार हारता है ना, तो पहली बार उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर वो एक दिन जीत जाता है, फिर अगली बार कभी फिर हार जाता है, तो वो एक हैबिट हो जाती है। हाँ उसको फिर उसके लिए कोई झटका नहीं लगता। मतलब उसको ऐसा नहीं होता कि हाय ये क्या हो गया, हाय मेरे सिर पे पहाड़ गिर गया। मैंने ऐसे, चूंकि मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो मेरे यहाँ तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल चाइल्ड हैं। और उनके साथ क्या होता है कि अगर वो बच्चे जो हैं, जैसे मैं एक एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बच्चा था हमारे यहाँ, 12th कर गया अब तो। वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, हर चीज़ में अच्छा था वो, बहुत अच्छे प्लेस करता था, स्पोर्ट्स करता था। पर उसको पढ़ाई का इतना जुनून था, और वो उसको लगता था कि मैं कभी भी सेकंड ना हूँ, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। और वो उसके लिए जी जान से पढ़ता था और आता भी था। तो जब 5th क्लास में हुआ, मतलब वो बहुत छोटा था जब से उसकी ये फीलिंग थी उसके अंदर। तो उसकी मदर आई जब, तो उन्होंने कहा कि मैम ये ना, इसको बुखार हो जाता है जिस दिन रिजल्ट आना था, तो उसे एक रात पहले ये एकदम सो नहीं पाता, इसका बुखार बढ़ जाता है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है। कहते इसको ना ये फोबिया है कि कहीं मैं सेकंड ना आ जाऊं, हाय कहीं मैं फेल ना, मतलब मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ये तो बहुत गलत बात है, ये इसके लिए बहुत गलत है। अगर इस तरह से हो रहा है कि इसको बुखार चढ़ जा रहा है, तपने लगता है उसका सिर, और वो रात को ठंडे पानी की पट्टियां कर रही हैं बैठ के, तो धीरे 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 उसको चेस के कंपटीशन में हराओ, उसको ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन में हराओ। मतलब उसको बार 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 इस तरह से प्रोग्राम किया कि कोई बात नहीं, कभी वो फर्स्ट आ रहा है, कभी उसमें तू फर्स्ट आ गया, कभी उसमें वो फर्स्ट आ गया, डजेंट मैटर। तो इस तरह से पोएम कंपटीशन में, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में भी उसको फिर सेकंड थर्ड फोर्थ तक आने जब लगा, तो वो धीरे 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 उसका वो जो डर था कि मैं सेकंड ना आ हार पाऊँ, से डर का, हाँ वो निकल गया। हार से जो डरना है, हम्म, मतलब कहने का मतलब है अपने छोटे बच्चों को गिरना, गिर के उठना, हम्म। बार बार गिरना, बार बार उठना, गलतियां करना, असफल होना, हर चीज एट डिस्पोजल नहीं हारना, होनी चाहिए। हारना, और हार को कैसे हैंडल करना हैंडल है, करना है। उनको ये रियलाइज कराना कि हारने के बाद ही जीत हासिल होती है। उसका बिना मजा हारे, अलग है। हाँ, जो नहीं नहीं, बिना हारे अगर आप जीत हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब या तो आपने कभी टफ कंपटीशन नहीं झेला, आप सारी जिंदगी अपने गली मोहल्ले और अपने घर में ही जीत के फर्स्ट आ रहे हैं। भाई, एक स्कूल में जो बच्चा होता है वो 35 बच्चों में फर्स्ट आता है ना, हाँ, तो उसको ये समझाना जरूरी है ना कि 35 बच्चों में फर्स्ट आना और 15 लाख बच्चों में फर्स्ट आने में अंतर होता है। फर्क होता है। ये जो बच्चा जिसने अपनी जान दी है नीट वाले ने, उसके साथ यही हुआ होगा। वो उसको उसको ये एक तो प्रेशर रहा होगा कि नहीं, मुझे हर हालत में क्लियर करना है, क्योंकि मैं इतने सालों से, मेरे माँ बाप का सपना है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जी जान लगा रखी है, मैं कोचिंग्स भी जा रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से भी इतने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। मतलब एक तो ये प्रेशर होता है। कई बार क्या होता है कि माँ बाप उतने पैसे से सक्षम नहीं होते, वो लोन्स लेते हैं, वो एक्स्ट्रा जॉब्स करते हैं, वो सेविंग्स खर्च करते हैं। पेरेंट्स का संघर्ष हाँ, तो वो भी बच्चे के ऊपर एक प्रेशर का काम करता है। बहुत बड़ा बच्चे प्रेशर को होता लगता है। है कि यार मैंने इतने पैसे लगवा दिए, पापा ने यहाँ से वहाँ से ये किया था। मतलब उसको लगता है कि मैं तो नहीं क्लियर कर पाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा है। उसको लगता है अब जिंदगी खत्म है, मैं कैसे, मेरे फादर इस चीज को झेल पाएंगे, या मेरे पेरेंट्स कैसे इस चीज को झेल पाएंगे, हाय उन्होंने मेरे ऊपर सब कुछ खर्च कर दिया। और मैंने कहा ना, माँ बाप कभी भी जानबूझ के
ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे बच्चा स्ट्रेस में आए। वो तो अनजाने में बात कर रहा, बातों-बातों में कोई बात ऐसे निकल जाती है कि तो वो बच्चा उस चीज़ को जो है प्रेशर में उसका उसका स्ट्रेस लेता है। नहीं, उसमें एक चीज़ और बताऊँ। देखिए, मैं हमेशा जब शिक्षा की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप कल मुझे हम लोग जो बात कर रहे थे, तो आपने अपने स्कूल में वो जो खिड़की ना बंद होने वाला जो इंसिडेंट, ज़रा वो मेरे दर्शकों को मैंने बताइए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम 12वीं पास कर लेता है बच्चा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि 12वीं पास होने के बाद भी एक बच्चा ना एक कील ठोकना नहीं जानता, छोटे-छोटे घर के काम नहीं हमारे करना आज के जानता। वर्क आज के एजुकेशन सिस्टम में। आज के सिस्टम में। बल्कि जब हम पढ़ते थे, तब हमें बहुत काम आता था। क्यों? क्योंकि हमें घर में लगे रहना पड़ता था। मैं अगर बात करूँ तो जब हम छोटे थे तो हमारी नानी हमसे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था, तो वो मिट्टी का चूल्हा हमसे लिपवाती थी। हम मिट्टी घोल के उसको चूल्हे को लीपते थे। उसके बाद जो बर्तन जिस पे खाना बनना होता था, उसको नीचे से पीतल के बर्तनों को नीचे से मिट्टी लगाई जाती थी ताकि वो काले ना हो। छोटे-छोटे काम होते थे। मुझे याद है कि प्रेस खराब हो जाती थी, तो उसके अंदर उसको खोल के कैसे उसका वो हाँ, नहीं तो आप चेंज वो करना होता था। उस क्लास वाला अपना आज इंसिडेंट की डेट बताइए। में आज की डेट में 12वीं के बाद भी बच्चों को छोटे-छोटे स्किल्स नहीं आते हैं। मैं कल बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं क्लास में गई और राउंड पे थी और देखा कि एसी चल रहा है, डोर बंद है और खिड़की खुली हुई है और क्लास में टीचर भी है और बच्चे भी हैं। 35-40 बच्चों की क्लास होती है और टीचर भी होता है। टीचर भी जो है वो सारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी फिजिक्स है, सब सारी डिग्रीज उनके पास है जो एक सीबीएसई स्कूल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि अरे, ये एसी चल रहा है और मैंने कहा इसको बंद नहीं किया। तो टीचर और बच्चे दोनों ने कहा, मैम ये बंद नहीं होती। तो मैं हुँ। समझ गई कि ये तो मतलब इन्होंने कोशिश की होगी उसको खींच के बंद करने की, वो बंद नहीं हुई। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने कहा अच्छा चलो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो इधर देखो, ये ऐसे खींचने पे बंद नहीं हो रही। अब इसको हम थोड़ा सा उठा के खींचते हैं, देखो बंद हो गई। नहीं, पहले तो चेक करो आखिर बंद क्यों नहीं हो रही? हाँ, आपने ये मतलब चेक किया? हल्का सा था वो। तो हल्की सी वो अड़ रही टिल्ट थी। टिल्ट सी थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा उठाओ और खींचो, देखो बंद हो गई। अक्सर जो है आप देखो बरसात में दरवाजे फूलने लगते हैं, तो वो बंद नहीं होता कई बार दरवाजा। तो हुँ, आप उसको थोड़ा सा जोर लगा के खींचोगे तो बंद हो जाएगा। हुँ। तो ये एक छोटी सी चीज थी। द पॉइंट वाज़ टीचर और बच्चे, 40 बच्चों ने ये देखा कि खिड़की बंद नहीं हो रही। एंड दे तो डिडंट एंड दे ट्राई। सरेंडर्ड कि हाँ, नहीं, चलो कोई बात नहीं, खिड़की खुली रहने दो, एसी चल रहा है, कोई बात नहीं। तो आपने उनको ये बताया कि पहले ये तो देखो कि आखिर खिड़की क्यों नहीं बंद हो रही, और उसमें जरा सी एक प्रॉब्लम थी, वो आपने हाँ, मतलब बच्चों ने एक प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले तो डायग्नोज नहीं किया और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई कोशिश नहीं की। नहीं। जबकि और वो मैं बच्चे कहती पढ़ हूँ, रहे हैं, हाँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं। जबकि मैं कहती हूँ तो टीचर व्हाट डिड पढ़ा दे लिखा लर्न? होता है। हम्म, इसका मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम की चीज ही नहीं। हाँ। एक और आपको इंसिडेंट बताती हूँ। श्रेया जब यूएस गई है और श्रेया मीन्स हमारी भांजी। हाँ, शी इज एन आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी दिल्ली से वो ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन किया है एमटेक उन्होंने। उसने किया अरबाना यूनिवर्सिटी से, उसको फुली हाँ, फंडेड उसको मिला था। हाँ, तो मैंने उससे, जब वो इंडिया वापस आई, तो मैं जब वो उसके बाद वो शायद गूगल में या उसमें एप्पल में वो उसका प्लेसमेंट हो गई। तो जब वो वापस आई इंडिया, तो मैंने उससे, मेरा यही होता है कि मैं पूछूं कि क्या फ़र्क है, तुम भारत से पढ़ के गई हो, फिर तुमने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर अब काम भी कर रही हो, तो हमारे यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई जब यहाँ से करके गई हो तो क्या अंतर समझ में आया। तो उसने सबसे पहले एक बात कही, कहती मामी, अ, जो कुछ मैं यहाँ से सीख के गई थी ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल नहीं सिखाई गई थी। जबकि वो आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट है, किसी हम्म, आम छोटे मोटे कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की नहीं, आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट होके भी वो मेरे से ये कह रही है कि वहाँ पे जाके मुझे क्या समझ में आया कि अरे, ये कैसे करना है। कहती जब हम कॉलेज में होते थे, तो हमें कोई ना कोई जब प्रोजेक्ट दिया जाता था, तो मेरी अप्रोच बिल्कुल वो लकीर के फकीर वाली थी। धीरे धीरे कहते मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। तो कहते हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही नहीं। हम्म, आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट है वो। जी, उसने ये बात जब कही, तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूं स्कूल में ऐसा कि तुम मुझे गाइड करो।
भाई तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से प्लेस हुई हो और एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों में काम कर रही हो करोड़ों के पैकेज पे, तो तुम मुझे गाइड करो। तो उसने कहा कि आप सारा फोकस इस चीज़ पे करिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, मैथ स्किल्स आनी चाहिए, साइंस स्किल्स आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, पर उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग से क्लासेस लगानी पड़ेंगी, ताकि बच्चे जो हैं उनको एक प्रॉब्लम में उलझा दीजिए और उनको बोलिए कि इसको सॉल्व करो। तो हमने क्या किया कि हमारे सिलेबस में, हमारी बुक्स में ऐसा कुछ था नहीं। हमने बहुत सारा मटेरियल गूगल से डाउनलोड किया, उसकी वर्कशीट्स बनाई, उसके अलग से स्पाइरल बाइंडिंग करा के उसको एक तरह से टीचिंग एड बना दी कि हाँ इस एक्टिविटी में ऐसे ऐसे काम किया जाएगा। अब ये पजल जो है मैथ्स की डाल दो और 4 बच्चों का ग्रुप बना दो, अब इसको सॉल्व करो। और वो इतनी ट्रिकी पजल्स थी और क्या मजा आता था, और कैसे बच्चे सॉल्व, टीचर भी उलझा रहता था उस चीज में। ओके, मुझे अब बताइए, मुझे याद आ गया वो दिन जब आपने, नंदिनी ने और सोनिका ने बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स किया था मनाली में। हाँ तो बच्चों को मेंटली और फिजिकली टफ बनाने के लिए आप हमेशा कहती हैं कि बीएमसी, बेसिक बीएमसी माउंटेनरिंग कोर्स, या जो भेजो। एडवेंचर स्पोर्ट्स होती है हमारी, उसके बारे बीएमसी, में अपना अनुभव जरा बीएमसी का बताइए। मैं कहती हूँ हर माँ बाप को अपने बच्चे को बीएमसी करने के लिए भेजना चाहिए। जब मैं गई थी आई वॉज 42 ईयर्स ओल्ड, तो 40 से ऊपर वाले को लेते नहीं है। तो मैं जबकि वहाँ पहुँच गई तो मैंने उनसे कहा, जो डायरेक्टर सर थे जगतार जी, मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर अब मैं आ गई हूँ, जगत सर थे, मैंने कहा सर मैं अब आ गई हूँ, अब आप मुझे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, ये 40 से अबव हम नहीं ले सकते, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि आप नहीं आप नहीं कर आप पाएंगे। नहीं कर पाएंगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे शुगर, बीपी, थायराइड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, आप मुझे ले लो। अब उनको लगा कि इसकी बेटी और बहन तो आ ही गई हैं, ये तो दोनों एडमिशन ले ली हैं, अब ये करेगी क्या यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए आप ना मैं आपको ले लेता हूँ, आप हफ्ता 10 दिन अगर निकाल गई तो फिर आप बाकी भी निकाल जाएंगी। हाँ। मतलब मैं एक ट्रायल के रूप में आपको ले लेता हूँ। उन दिनों ये आधार वगैरह कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, तो उन्होंने मेरे को 40 साल लिख के जो है ले लिया। हम्म। मैं कहती हूँ हर पेरेंट को बच्चों को एक बार बीएमसी करा दें अगर, तो वो बच्चा जीवन में कभी अपने आप को कमतर नहीं समझेगा। किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में वो अपने आप को जो है इस तरह का जो स्टेप उस बच्चे ने लिया ऐसा कभी नहीं करेगा। बीएमसी में वो आपको मेंटली, फिजिकली इतना फिट कर दे रहे हैं। फिजिकली तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक फिट होते ही हैं, तो वो जो मेंटल आपकी ग्रूमिंग टफनेस। हो रही है, टफनेस हो रही है, जो मेंटली आपको स्ट्रांग कर रहे हैं, वो चीज़ जो है ना, वो मुझे लगता है कि भारत में तो हर बच्चे को जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। केवी भेजती है, केवी केवी अपने और नवोदय हाँ, विद्यालय। केवीज अपने बच्चों को भेजते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक प्रोग्राम चलता है, और उसकी बहुत ही कम नॉमिनल फीस से होती फीस है, है। बहुत ही कम होती है, ना के बराबर है वो। एक पिज़्ज़ा के बराबर भी मेरे को लगता है फीस नहीं लेते वो। और वो 26 डेज का कोर्स होता है, मैंने 26 डेज कंप्लीट किए। उस कोर्स में पूरा दिन वो आपको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि फौज जो है वो अपनी ऑब्स्टेकल्स जो है उनको क्रॉस करती है, अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स उनकी लगाई होती हैं, भाई इस दीवार को जंप करो, इस रस्सी के नीचे जाओ, इस टायर के अंदर से घुस के जाओ। हम्म। तो वो इस तरह से टीम वर्क बना देते हैं कि 4 4 लोगों का टीम वर्क हो गया, तो हम्म। इसको करो। उससे क्या है, नहीं, आपको जीतना भी है। मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल मनाली रह के ये देखा है। हाँ। देखिए, पहाड़ों पे चलना है, चढ़ना है, माउंटेनियरिंग का वो बेसिक कोर्स है। तो सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, जो कि आम शहरी आदमी बिल्कुल भी फिट नहीं होता। उसको तो अगर 100 मीटर दूर भी जाना तो रिक्शा ढूंढता है, एंड शी वॉज वन ऑफ देम। ये अगर इनको 100 मीटर पैदल चलने के लिए बोल दिया तो इनके प्राण निकल जाते थे। हाँ सच में। तो इसीलिए वो जगत सर इनको ले नहीं रहे थे। तो सबसे पहला काम बेसिक मॉर्निंग, इनको पहले तो थोड़ी सी मॉर्निंग में रनिंग, हाँ उसके बाद चलो भैया ट्रैकिंग शुरू हो जाओ। रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हाँ चलाना इनको चलाते पहाड़ों थे। पे, पगडंडियों पे, सीढ़ियाँ चढ़ानी, पहाड़ चढ़ाने। 10 दिन ये कराया। उसके बाद बेसिक रॉक क्लाइंबिंग करा दी, है ना। उसके बाद पहाड़ों पे और कौन कौन से पहाड़ चढ़ने के लिए क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए वो सारी करा दी। चढ़ना सिखाया, फिर पहाड़ को उतरना हाँ, सिखाया। रस्सी के सहारे चढ़ना। हाँ रॉक क्लाइंबिंग पहले बिना उसके रस्सी पकड़े वैसे चढ़ना, उसके बाद रस्सी से चढ़ना, रस्सी से उतरना, रस रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हाँ जुमारिंग, ये सारी बेसिक टेक्निक सिखा दी। बुश क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, ये सारा सिखा हाँ दिया। स्नो क्राफ्ट।
स्नो ओके। क्राफ्ट। उसके बाद जब 10-15 दिन में ये थोड़ा सा चलने लायक हो गए, तो इनके 20 दिन बाद जो है, 20-22 दिन का जब हो गया इनका एक्सपीरियंस, तो इनके कंधे पे पूरा माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट और 20-22-25 किलो का बैग लाद दिया। लगभग 17-18 किलो। 18-20 हाँ, किलो का एक बैग लाद दिया। अब चलो। और कहते हैं अब यहाँ से हम बेस कैंप की तरफ, एक छोटा 17,000 फीट नहीं, की एक, 12-13 हज़ार फुट पे हम लोग नहीं नहीं, जो हॉल्ट जो किए थे। समिट कराते हैं, वो 15,500। 17,000, नहीं नहीं, 16, 15.5, साढ़े 15.5। 15,000 फीट ऊंची एक पहाड़ी पे एक एक माउंटेनरिंग का एक एक्सपीरियंस देने के लिए, तो उसके लिए बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया। और सुबह 6 बजे आपने चलना शुरू किया 20 हाँ, किलो का एक बैग लाद के। मनाली जो लोग गए होंगे तो सोलंग वैली देखी होगी सबने। मनाली जो बीएमसी का सेंटर है, वहाँ से हमारे पीठ पे हमने बैग लाद लिया। उस बैग में हमारा सब कुछ है। हमारा स्लीपिंग बैग भी है, हमारे मैट्स भी हैं, हमारी एक्सेस भी हैं, हमारे क्रैम्पॉन्स भी हैं, हमारे स्नो बूट्स भी हैं, और सारा सामान है, कपड़े वपड़े एवरीथिंग। तो वो सारा कुछ ला दो अपना और चलो। मनाली से चलना शुरू किए हैं, हम सोलंग तक गए हैं चल के। वो 6 घंटे लग जाते हैं आपको, क्योंकि उतना चढ़ के भी जाना है और धीरे धीरे चलते चलते चले जाता है आदमी। और उसके बाद फिर वहाँ हमें सोलंग में उन्होंने टिकाया 2 दिन, क्योंकि काफ़ी हमारी हैक्टिक हो गया था। फिर सोलंग में वो हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहते थे, मतलब 5-7-10 किलोमीटर उन्होंने सोलंग में चलाया रोज। विदाउट बैग। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बेस कैंप में लेने के लिए बोला। बकर हाँ, थाच। बकरथाच। फिर हमें उन्होंने बोला बैग उठा लो अब चलो बेस कैंप। वो 13,000 फुट पे था। तो वो हम फिर जो है, वो एक दिन हम चले होंगे, लगभग 9 घंटा चले अपने अपने बैग के साथ। और फिर हमें हमने वहाँ पे हॉल्ट किया था। 13 दिन वहाँ हमने, हम रहे 12 या 13 दिन वहाँ रहे, बकरथाच रहे। फिर वहाँ 13,000 फुट पे हमारा वो जो 13 दिन का जो स्टे था, वहाँ से हम 15,000 फुट जाते थे और कोई ना कोई क्राफ्ट सीख के आते थे। जैसे पहाड़ पे जब बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ बड़ी सॉफ्ट होती है, स्नो जो होती है, पर जब वो पिघल जाती है तो वो एकदम कांच जैसी हो जाती है। तो उसके जो कांच वाले पहाड़, आप समझ लीजिए, मैं इसको आसान भाषा में समझा रही हूँ, तो उनके ऊपर हमें क्लाइंबिंग करनी होती है। अब आप सोचिए, कांच जैसा पहाड़ है एकदम, बर्फ़ का जो है, उस पर आप कैसे फिसलोगे। तो उसके ऊपर अपना एक्स के साथ हम मार मार के उसमें होल्स बनाते थे, और क्रैम्पॉन्स जो हमने स्नो बूट्स के ऊपर पहने होते थे उससे हिट कर करके हम उसको क्लाइंब करते थे। तो वहाँ पे हमें आइस तो क्राफ्ट सिखाया। एक 42 साल की महिला जो कि 100 मीटर चलने के लिए रिक्शा ढूंढती थी, 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद 20 किलो का बैग लाद के 9 घंटा तक। 26 दिन की ट्रेनिंग सर, आप 5-6 दिन खा नहीं मत नहीं जाओ, नहीं नहीं, वो बहुत टफ 26 होता दिन है। थोड़ा था ना। जिस दिन आपको बकर थाच वाला वो ट्रैक कराया, उस दिन तो आप 20-22 दिन की फिटनेस थी ना हाँ आपके। हाँ हाँ हाँ। तो 20 दिन की फिटनेस में आपको 9 घंटा तक एक 20 किलो के बैग के साथ पैदल उन्होंने, और वो भी हाइट गेन करनी, हाइट गेन करनी, यस। मतलब 8-9 आप हजार 8,000 प्लेन पे फुट नहीं से। जा रहे हो, हाँ, आप ऐसे जा रहे हो। आप पहाड़ चढ़ रहे हो हाँ, जहाँ पे आप ऑक्सीजन की देखिए भी ना, कमी है। आप मनाली का देख लीजिए कि कितनी हाइट है। 7,000 फीट मान उसके बाद लीजिए। सोलंग नाला की देखिए, उसके बाद बकरथाच की देखिए, उसके बाद ब्यास कुंड की देखिए। ये पॉइंट्स थे जहां हम लोग गए हैं। तो जो ऑक्सीजन की वो घनत्व भी तो कम होता जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो सांस कितनी चढ़ती होगी। हम्म। द पॉइंट इज 20 दिन में बीएमसी वालों ने एक आदमी, मेंटली हमें इतना स्ट्रांग कर जब वो दिया। बुरी तरह, आप जब थक जाती थी, बिल्कुल सरेंडर कर दिया था बात आपने, करना, तो वो क्या बोला था गुरु सर वो ने? वो भी मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। बात करना और जमीन पे चलना, कभी आप लुढ़क गए, कभी आप गिर गए, कभी आप पत्थर से फिसल गए। अच्छा, फिर बीच में जो है ना वो बर्फ जमी होती थी, कई बार आप उसमें गड़ जाते थे और पता लगा नीचे पानी, आप उसमें गिर गए, हम्म। अब भीग गए। मतलब 13,000, 10,000, 12,000 फुट पे कितनी ठंड होती है। अब आप गीले हो चुके हैं, अब उन्हीं गीले कपड़ों में ही आपको चलना है, आपके गीले जूते, गीली जुराबें, आप चलते चलो भैया, चलते चलो। तो वो मेंटल जो नहीं, वो जो ट्रेनिंग थी कि थकावट कभी भी शरीर में नहीं होती। हाँ, मन में होती है। जब पूरी तरह थक के चूर हो गए ना, बल्कि आप हाँ, एक कदम भी नहीं चल सकते, तो जब वो जो आपके सर थे वो तरुण बताते, सर, तरुण तरुण सर सर, कहते थे, ऊपर नहीं देखना, एक ब्रेथ और एक स्टेप। ऐसे जब एक सांस लेते हो तो एक कदम उठाना है, फिर दूसरी सांस लेनी तो दूसरा कदम उठाना है, और ऐसे एक एक धीरे धीरे करते करते। और कहते ऊपर नहीं देखना कि कहाँ जाना है, बस अपने कदमों को देखो और एक सांस के साथ अपना एक एक कदम उठाओ। बड़ा मतलब, जब मैं उसके बाद भी ट्रैकिंग पे गई हूँ कई जगह,
तो जब मेरे साथ के जो ग्रुप्स होते थे ट्रैकिंग के, तो वो उन लोगों को जब पता चलता था मैंने बीएमसी किया है, तो वो एकदम से, आपने बीएमसी किया है? तो मुझे लगता था ऐसा तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि उन लोगों का सपना था बीएमसी करना और वो कर नहीं पाए, बीच में छोड़ आए। तो वो कहते थे आपने बीएमसी कंप्लीट किया है? मैंने कहा हाँ। मुझे सर्टिफिकेट जब दिया मुझे जगत सर ने, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था आप 4-5 दिन बाद भाग जाएंगी, फिर उसके बाद जब आप टिकी रही, फिर मैं सोचा था 10 दिन में तो पक्का भाग जाएगी 12 दिन में पक्का भाग जाएगी। कहते फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं नहीं भागेगी, अब नहीं ये जाती, अब ये बहुत पक्की है, ये टिकेगी। एक बार तो ऐसा हुआ जब हम मनाली से जब हम सोलंग नाला गए हैं अपना बैग लेके, तो अगले दिन मैं जगत सर के पास बैठी, मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत हार्ड है, क्योंकि मनाली और से सोलंग जाने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी, पर मेरे पैरों में छाले नहीं पड़े। बहुत सारे बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे, मेरे छाले नहीं पड़े। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अ, आप, वो मम्मी जी वाला चाहे बताओ। चूँकि मेरी बेटी थी वहाँ पे, वो मुझे मम्मी जी बोलती थी, तो मुझे सारे ही बच्चे मम्मी जी बोलते थे, क्योंकि सारे युवा थे, कोई आईआईटी से थे, कोई आईएम से थे, बच्चे साउथ से आए हुए एनडीए थे, वाले थे। एनडीए 20-22 लड़के तो एनडीए से आए हुए थे, उनके साथ में तो स्क्वाड्रन लीडर भी थे, कई पूरा बहुत लोग पूरा थे। कैंप इनको मम्मी जी बोलता था। सब लोग मम्मी जी बोलते थे, और मजे की बात है जगत सर भी मम्मी जी बोलते थे मैंने बोला आप तो सर मेरे से बड़े, बोले अब क्यों, अब आपका नाम ही हो गया है मम्मी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप छोड़ के मत जाइए। मैंने कहा मेरे को लग रहा है मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, मतलब सोलंग नाला तक तो मैं आ गई अपना बैग लेके, अभी मुझे पता है मुझे 15,000 फुट तक जाना है, तो मुझे लगता नहीं मैं जा पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बिठाया, चाय मंगवाई, हम लोग सोलन में बैठे हुए थे, तो कहते चाय पीजिए, तो मैंने चाय पी उनके साथ बैठ के। तो कहते ऐसा है, बहुत सारे बच्चे, जब आप चल रही होती हैं ना, जब आप कोई, आपको रैपलिंग सिखाई जा रही है, आपको जुमारिंग सिखाई जा रही है, आपको रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जा रही है और आप सीख रही होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 100 लोगों का, 122 लोगों का वो 122 लोग थे ग्रुप था हमारा। तो कहते बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं कि आप हैं। कि आप हैं। उनको यह है कि इफ शी कैन डू यू कैन डू। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, आ तो जाते हैं, पर बीच में भाग जाते हैं। और उस ग्रुप में भी हमारे टाइम पे भी 7-8 बच्चे बीच में छोड़ के गए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा, कहते आप बस लगे रहो, आप यहाँ तक आ गए हो ना, आप आगे भी चले जाओगे, तो आप रुके रहोगे तो ये सारे रुके रहेंगे। तो फिर मुझे लगा कि मेरे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई, हाँ। कि मुझे, मतलब मुझे नहीं मालूम कि मेरी वजह से बच्चे जो है टिके हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। और हो भी गया। मैं जियो का एक ट्रैक लिया था मैंने, वहाँ का चौपता और चंद्रताल, और जगह का नाम भूल जाती हूँ, देवरिया ताल, हाँ, तुंगनाथ, तुंगनाथ। तुंगनाथ। हाँ। तो वहाँ पे एक फिलिप्स के ना सीईओ आए हुए थे शायद एशिया के, तो वो उस ग्रुप में थे। तो उनको जब पता चला कि मैंने बीएमसी किया है, तो वो एकदम से झटका खा गए, मुझे कहते आपने बीएमसी किया है? मैंने कहा हाँ। कहते मेरा बड़ा सपना था पर मैं कर नहीं पाया। तब मुझे लगा कि बीएमसी वाकई कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने कर ली। और मेंटल फिटनेस, एक एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। हमारे साथ बैटलफील्ड कमांडर थे नेवी के, उसमें वो भी बीएमसी करने आए थे, स्क्वाड्रन लीडर भी थे एक। जब हमें आइस क्राफ्ट कराया जा रहा था, हम लगभग थे 14,000 फुट पे। तो ग्रुप्स को जो है, मेरी वो फोटोज भी होंगी, वो फेसबुक पे भी मैंने डाल रखी हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके दोनों हाथ में एक्स होती है और पैरों में क्रैम्पन्स होते हैं, जिससे आप उसको हिट करके जगह बनाते हो, बर्फ को तोड़ते हो। तो मैं वो दोनों हाथों से मार मार के जगह बनाते हुए जब ऊपर चढ़ रही थी, जब मैं नीचे आई हूँ, मैंने पूरा क्लाइम कर लिया, और फिर जब मैं नीचे उतर के आई हूँ, तो बैटलफील्ड कमांडर थे हांडा साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप गजब हो। मैंने कहा क्यों सर? बोले आप जब चढ़ रहे थे ना, आपकी ये बाहें जो हैं ऐसे ऐसे आप ऊपर गए हो, तो मुझे लग रहा था कि आप रुकोगे रास्ते में, पर आप रुके नहीं। और मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं रुकी नहीं, मैं 20 दिन में इतनी फिट कर दी थी उन्होंने। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली बहुत फिट है। मेंटली फिट कर दिया, इतना और टफ बना दिया मेंटली। उसी आइस क्राफ्ट का, जब हमारा आइस क्राफ्ट खत्म हुआ है तो बारिश होने लगी, हम वहाँ 13-14 हज़ार फुट पे गीले हो गए, और वहीं पे हमारा खाना आया हुआ था, दाल चावल, हम उसी बारिश में, पानी हमारे बर्तनों में गिर रहा है, उसी में हम दाल चावल खा रहे हैं, दाल चावल के अंदर भी बारिश का पानी जा रहा है और हम खा रहे हैं मजे से।
हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कुछ। हम इतना अच्छा एक फ्री फॉल सिखाते हैं वो, जैसे क्लाइंबिंग करना सिखाते हैं आपको, उसी तरह से ऊपर से आपने पहाड़ से गिरना है, एकदम ऐसे अपनी पूरी बॉडी छोड़ के गिरना है। तो वो मतलब आपको गिरने तो नहीं देंगे, आपको बाँधा होता है रस्सी से, बट आपको वो एकदम पहाड़ के एज पे ऐसे खड़ा कर देते हैं, आप यहाँ खड़े हो, अब आपको यहाँ से गिरना है नीचे। तो पहली बार में बहुत डर लगा। मैंने कहा नहीं, 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 मैं नहीं करूँगी ये काम, मेरी छोटी-सी ज़िंदगी अभी मेरे और 10-20 साल जो जीना अच्छे से जीऊँ, मैं नहीं मरूँ, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। ख़ैर हमारे जो ट्रेनर्स थे साथ में उन्होंने कहा नहीं, नहीं मम्मी जी आप करो तो सही, हम आपको चोट नहीं लगने देंगे। अच्छा एक बार जब कर ली, उसके बाद तो मज़ा आने लगता है। उसके बाद तो मैं वापस फिर आ गई ऊपर, मैंने कहा सर अब दोबारा छलांग लगाऊँगी। तो कहने का मतलब डर जो है ना वो एक बार में ख़त्म हो जाता है। आपको याद होगा जब हम लोग बॉम्बे गए थे, वो क्या खुला था वहाँ पे वाटर वाटर किंगडम, पार्क था जो वो। फर्स्ट वाटर पार्क था वो इंडिया का। हाँ वो समुद्र के अंदर जाके वो हमें लेके गए थे, वहाँ पे क्या जगह उसका नाम हाँ, नहीं वो था। मुंबई में। तो वहाँ पे वो जो स्लाइड थी ऊपर से जब नीचे आने वाली, तो वो हमने जीवन में पहली बार ऐसी स्लाइड वो देखी थी। तो मुझे लगा नहीं, 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 तो हम चले तो गए ऊपर, तो उसने कहा भीड़ थी, बैठी, बैठी, बैठी बिठा दिया और जब वो ऊपर से नीचे 4 या 5 सेकंड में आ जाती, 4 सेकंड में आती है शायद, तो उसमें तो मुझे मज़ा ही बहुत आने लगा। फिर मैं बार-बार जाऊँ, बार-बार नीचे आऊँ। तो ये अ, बच्चे जो है ना इनको बीएमसी जब आप करवाते हैं। मैं 40 मिनट्स वीडियो हो चुकी है, मैं ओह! आपको बताऊं, वो बीएमसी का जो सबसे बड़ा फायदा है, वहाँ आपको एक बात समझ में आती है कि ये जो कुछ भी हमारे अंदर बैरियर्स हैं, वो हाँ, हमारी बॉडी में नहीं है, इट्स ऑल माइंड अ इट्स माइंड ऑल अ गेम। माइंड गेम। ये वो कहते हैं शरीर कभी नहीं थकता, हुँ, मन थकता है। शरीर कभी नहीं हारता, मन हारता है। आप शरीर से नहीं कभी भी हारते, मन से हारते हैं। जब तक आपका मन हार मानने को तैयार नहीं है, आपका शरीर चलता रहेगा। हुँ, द पॉइंट इज, अपने बच्चों को और खुद भी मेंटली टफ बनाइए, उनको संघर्ष करना सिखाइए, उनको ये सिखाइए कि असफलताओं के बाद ही सफलता हासिल होती है। जिस बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च करिए बीएमसी। ये मनाली में एक इंस्टीट्यूट है, अटल अटल बिहारी बिहारी। वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, एबवीमास, ABVIMAS। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जिम है, जवाहर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग सोनमर्ग में। पहलगाम में। हाँ, पहलगाम में। और निम है, उत्तरकाशी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। उसके बाद दार्जिलिंग में है, और ऐसे बहुत सारे ये प्राइवेट सरकारी कोर्स। हैं और और इनमें फीस इनमें, भी बहुत कम अच्छा, है। इनमें छोटे बच्चों 12 साल हाँ, 14 साल के बच्चों के लिए 10 दिन के एडवेंचर कोर्सेज होते हैं। हुँ, और अपने हर बच्चे को हर साल समर वेकेशंस में अभी से अपने बच्चे का माउंट बेसिक एडवेंचर कोर्स बुक कराइए। अच्छा, उसके बाद स्कीइंग के कोर्सेज होते हैं गुलमर्ग में, औली में, हुँ। इधर उधर। उसके बाद वाइट वाटर राफ्टिंग के कोर्सेज होते हैं। मैं एक बात बताती हूँ कि ये हमारा 26 दिन का कोर्स था, 15,000 रुपए फीस थी। रहना, खाना, इक्विपमेंट सब कुछ उनका, ट्रेनिंग उनकी। हमें सिर्फ 15,000 रुपए देने पड़े थे और घर से हम अपने सिंपल कपड़े लेके गए थे। मनाली मनाली जैसे हाँ, मतलब 25 दिन शहर का में, वो भी जून के महीने में, जून के जबकि महीने में। पीक सीजन होता है। अब तो थोड़े से पैसे बढ़ गए हैं शायद ना, 20-22,000 हो अब गए बीस ज़्यादा से बाईस ज़्यादा, हजार हो गए हैं। 25,000 से ज़्यादा नहीं हुआ। कहने का मतलब, अपने बच्चों को ये कोर्स कराइए, और उनको मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए उनको ये सिखाइए कि असफलता से का मतलब जीवन का अंत नहीं है। नहीं है, हाँ। ये सिर्फ एक पड़ाव है, और जीवन में असफलता से ही सफलता का रास्ता खुलता है। हुँ, द फेलियर्स लीड यू टू सक्सेस। और कहानियाँ सफलता सुनाइए। की इमारत हाँ, असफलता की नींव पर ही खड़ी होती है। इसलिए असफलता से डरो मत, घबराओ मत। बच्चों को सक्सेस से ज्यादा फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये सिखाइए। उसके लिए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, उसके लिए
बेसिक माउंटेनियरिंग जैसे और एडवेंचर इसके एक्टिविटीज। अलावा आप अपनी वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनाइए, अहिल्याबाई होलकर की कहानी सुनाइए। बहुत लोग ऐसे हुए हैं हमारे देश में जिनकी जिनकी कहानियाँ सुन के भी बच्चे प्रेरित होते हैं कि इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में भी कैसे उन्होंने अपने राज को बचाया, कैसे उन्होंने अपने परिवार को बचाया, कैसे वो इतने संघर्ष के बाद बाहर निकली। ये द ज़रूरी है। पॉइंट इज, बच्चों को मेंटली और फिजिकली टफ बनाइए। ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। इट्स अ जंगल आउट ये देयर, इट्स वो हम कहते हैं कि यू वो हैव टू एक सर्वाइव। एक एक बच्चा था मेमना, वो अपनी माँ से बिछड़ गया जंगल में। तो जब बिछड़ गया तो वहाँ पे वो विल्डरबीस्ट का झुंड आता था, उनके बीच में उलझ गया, कुचले जाने से मरा। कुचलते कुचलते जो है वहाँ से सामने से, बचा, वहाँ हाँ। से बचा किसी तरह। तो सामने से भेड़िए आते दिख गए, तो किसी तरह एक गुफा में छुप गया। सारा दिन से भूखा प्यासा था, तो जब पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, किसी तरह वहां से बच के भाग के आया। तो शाम को अपनी माँ से मिला, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, देयर इज अ जंगल आउट देयर। हम्म, मम्मा, वहां तो एक बड़ा भयानक जंगल है। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि ये माँ जो आपने अपने कंगारू चाइल्ड, जो ना अपनी कंगारू की थैली में आप जो हमेशा अपने बच्चों को चिपका के रखते हैं गोद से, प्रोटेक्ट करते हैं हर प्रोटेक्ट तरह से। करते हैं, इतने ओवर पॉजेसिव हो गए हैं हम लोग। हम्म, बच्चों को सिखाइए कि देयर इज जंगल आउट देयर। वहां पे एक बड़ा भयानक जंगल है जहां आपको अकेले सरवाइव करना है। उस जंगल के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। काफी लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोनिका जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस। अपने बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स और बीएमसी जरूर कराइए। जरूर अभी कराइए, जरूर। गूगल पे सर्च करिए, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है और बहुत जरूरी है। हम्म। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।